हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का दूसरा निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, पहला हमने कर दी गया बात बरसोंती कैसी हो सकती है। अब ये दूसरा है जो नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिल्ली दरबार दर्पण के बारे में बताती हूँ कि दिल्ली दरबार जो था वो भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था। ठीक है, दिल्ली दरबार में तो ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में मतलब 1877 से लेकर 1971 के बीच दिल्ली दरबार 3 दरबार लगे थे। कितने दरबार लगे थे? 3 दरबार, जब ब्रिटिश साम्राज्य का चरम काल था। 1877 से 1971 के बीच 3 थे। तो इसमें जो 1877 का दरबार था वो मुख्यतः एक आधिकारिक घटना उसमें जो थी वो घटी थी। तो इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशभक्ति और राजभक्ति दोनों भावनाओं का मिश्रण है भारतेंदु का। ठीक है, दिल्ली दरबार दर्पण में ये जो 1877 का दिल्ली दरबार हुआ था उसके बारे में है ये दिल्ली दरबार दर्पण। तो हम पढ़ते हैं अब इस निबंध को। सब राजाओं की मुलाकात का अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पित्तल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शास्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुक्त बासराय ने एक एक राजा से ही वाक्य कहे। ठीक है, क्या वाक्य कहे थे? मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान के राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी ये झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरना ये भी कि सरकार की ये बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको ये तगमा भी पहनाता हूँ। ये कौन बोल रहा है? श्रीयुक्त बासराय। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे जे आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलाए जो इस पर छपा है। ठीक है, क्या था उसमें? शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले थे। ठीक है, किलायत खां, ध्यान रखना, किलायत के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी मिला जिस पर 4000 की लागत का होदा था। जड़ाऊ गहने मिले, घड़ी, कारचौबी कपड़े, कम खाव के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली किलायत खां को। ठीक है, ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी थी। ठीक है, जो सरदार आए थे। प्राय लोगों को इसी बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहनते थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर ना थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था तो इतना था कि लंबी गाविन दाढ़ी के कारण खान साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। ठीक है, खान साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा ना मिलने कारण ये समझना चाहिए कि वे बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, झंडा ना मिलने का कारण क्या बताया? कि ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के लिए श्रीयुक्त बासराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी बासराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो राजाओं को। ठीक है, खान साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है,
एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहब? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस बात पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको अब जाइए। देखो कितना रूखापन दिखाया इनके मिजाज में। ठीक है जी, ध्यान रखना। हम आपको देख चुके और हम आपको अब चाहिए। आप हमको देख चुके और हम आपको अब चाहिए, ये कहा था इन्होंने बाबू साहिब को। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे बासराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडी कांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडी कांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। ठीक है, मतलब इशारा करने के बावजूद भी वो अगर नहीं झुके तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी पीठ झुकाई। कोई बैठ कर उठना जानते ही ना थे, यहाँ तक कि एडी कांग को उठना कहना पड़ता था। ठीक है, कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके। और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुक्त बासराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े, जिनसे बासराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वे बेधड़क बोल उठे कि ये जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। ठीक है, मेरी तरह होगी इनकी अंग्रेजी। नवाब लोहारू बोलते ही बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उन्हीं के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब लोहारू को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरना अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गे। नवाब लोहारू ने कहा, क्या कहेंगे कि हमने और आइसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरना लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। क्या बन गए जी? पंडित और कवि। इनके सिवाय नवाब लोहारू ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। बासराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतने मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस बारी अफसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुक्त को सुनाऊं। श्रीयुक्त ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आप सा एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकाल लूँगा। ये किसने कहा था? श्रीयुक्त ने। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ठीक है, कब आई थी? 29 को। ये ताश का सब वस्त्र पहनने थी। किसका वस्त्र? ताश का, ध्यान रखना है। और मुख पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखकर इच्छा हुई कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिपाही उनकी अनुवादक मिसेस फर्थवी थी। ठीक है, कौन कौन था? मिसेस फर्थवी थी और उनके पति सखाराम साहिब। महारानी ने पहले आकर बासराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुक्त बासराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी सारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर ना थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुक्त ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। महत्वपूर्ण है, किसको कहा? किसने कहा? ये ध्यान रखना है। श्रीयुक्त ने कहा था किसको? फर्थ को, मनभावनी अनुवादक।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। वासराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुक्त ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है। पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वह अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। ठीक है, इस वर्णन के अंत में ये लिखना आवश्यक है कि श्रीयुक्त वासराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वासराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुक्त ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तगमा पहनने के समय बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। ये दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। कहाँ? नगर से 5 मील दूर पर हुआ था। बीच में श्रीयुक्त वासराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ी चढ़ी और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुक्त अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंबल लिए और श्रीयुक्त के ऊपर का चाबी छत्र लगाए खड़े थे। वासराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज, जिनमें एक श्रीयुक्त महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बन का पुत्र था, दोनों खड़े थे और उनके दाएं बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वासराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर राज अधिकारी लोग और उनके मुहासिम मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिया के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वह झंडे गड़े थे जो उन्हें वासराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक बारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के बारी बारी अधिकारी भी जहाँ बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। ठीक है, अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठ जाओ राजा लोग, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बहेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। ठीक है, वो थे जो ये 63 ये राजे, इनके ये नाम है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर रख दिए। मैं आगे पढ़ती हूँ। वासराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियाँ चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में थी वो? 10 भागों में। इस पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियाँ और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मड़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं था और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेतृत्व में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलायत के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध काउंसिल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुक्त वासराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिणी तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लेस खड़ी थी और उत्तरी तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने, बांती बांती की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शास्त्र धारण किए पराबंदे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी।
इनके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमरियाँ कसी थी और कारचौबी जूलें पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारें और बालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समय दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड आव आनर और बाजे वाले थे, और शासन अधिकारी राजाओं के चबूतरों पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुक्त वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज के शास्त्रों से इस्लामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुक्त ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुक्त राजसी छत्र के तले अपने सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुक्त के साथ ही कौन थी? श्री लेडी लिटन, और दोनों दामन बराबर बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुक्त के आगे आगे उनके स्टाफ के लोग अधिकारी थे। श्रीयुक्त के चलते ही बंदीजन ने अपनी तुर्कियाँ एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुक्त राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम जो था वो उनका बाजा बजने लगा, और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शास्त्र झुका दिए। यूं ही श्रीयुक्त राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुक्त ने मुख्य बंदी, कौन थे वो? चीफ हेरल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी के राजज्ञा पत्र पढ़ो। ये आशा होते ही बंदीजनों ने, जो 2 पांति में राजशासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उनके बंद होने पर मुख्य बंदी से नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजज्ञा पत्र पढ़ा। इसका उल्था ये है। तो प्लीज़ धन्यवाद, क्योंकि इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ये बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इसको। तो धन्यवाद, बाय, टेक केयर।